विजय को इतना परेशान देखकर बूढ़े आदमी ने विजय को समझाते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें झटका लगा होगा, पर सच यही है और यही कारण है कि डायन तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रही है। फिर विजय ने पूछा कि डायन को मारा किसने था? मतलब पिछले जन्म में हम लोगों की मौत किस वजह से हुई थी? तुम्हारी मौत के पीछे का एक रहस्य है। अगर डायन की बात की जाए तो वह मरने से पहले भी डायन ही थी, क्योंकि वह तंत्र विद्या किया करती थी और वह तुम्हारे जरिए शक्तिशाली होना चाहती थी। मुखिया ने विजय की तरफ देखकर कहा, जिस पर विजय ने हैरान होकर कहा, मेरे जरिए? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे सीने पर जो त्रिशूल बना हुआ है वह कोई मामूली त्रिशूल नहीं है। कहा जाता है कि इसकी मदद से तुम किसी भी बुरी शक्ति को अपने कब्जे में कर सकते हो और उसका खात्मा कर सकते हो, और यही वह डायन करना चाहती थी, जिस वजह से पिछले जन्म में उसने तुमसे शादी करनी चाहिए। पर मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, जब मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरे सीने में दर्द नहीं हो रहा। वैसे तो मुझे अक्सर दर्द की शिकायत रहती थी। इस पर बूढ़े आदमी ने विजय की तरफ देखकर कहा, यह मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर इतना पता है कि डायन अब तुमसे शादी करके रहेगी और तुम्हारा त्रिशूल तुम्हारे सीने से निकाल लेगी। क्या? इसके निकलने के बाद मेरी तो जान ही चली जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर तुम इसे खुद निकालोगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर इसे कोई दूसरा निकालेगा तो तुम्हारी जान जाएगी। इसलिए डायन सोच रही है कि तुम इसे खुद निकाल कर दो। अब विजय को सब कुछ समझ आ चुका था कि डायन उसके पीछे क्यों पड़ी हुई थी, पर अभी भी उसके दिमाग में कुछ सवाल अटके हुए थे, जैसे कि उसकी मौत पिछले जन्म में कैसे हुई। फिर अचानक से विजय ने पूछा कि डायन कैसे मरी थी? जब आप लोगों को इतना सब पता है तो यह भी पता होगा कि डायन को किसने मारा था। इस पर मुखिया चुप हो गया। मुखिया को इतना चुप देखकर विजय ने कहा, क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हो गए? क्योंकि उस डायन को मेरे पिताजी ने मारा था। क्या? आपके पापा ने मारा था? हाँ, जिस वजह से डायन हमारे पूरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है और वह हमसे बदला लेना चाहती है। यह सुनकर विजय को सब समझ में आ गया और उसे पता लग गया कि डायन उसे चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि डायन को उसकी ज़रूरत थी। इसके बाद विजय ने उन लोगों से कहा, तो अब मुझे क्या करना है? मैं उस डायन को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? यह तो मुझे नहीं पता कि उस डायन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, पर हाँ, जो तुम्हारे सीने पर त्रिशूल है उसकी मदद से ख़त्म किया जा सकता है। वैसे इसके बारे में एक किताब में लिखा हुआ है। अगर वह किताब मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वैसे वह किताब है कहाँ पर? उसी खंडर में जहाँ पर डायन रहती है। डायन को पता है कि यह किताब उसकी मौत का राज है, जिस वजह से उसने उसे खंडर में छुपा रखा है। यह सुनकर विजय को समझ आ गया कि अगर डायन से किताब लानी है तो उसे डायन की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर वह डायन की बात नहीं मानेगा तो वह उस किताब तक कभी नहीं पहुंच सकता। और उसने उन लोगों से कहा, ठीक है, मैं उस डायन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब तो शायद वह मुझे उस किताब तक पहुंचने देगी। इस पर बूढ़े आदमी ने विजय से कहा, तुम जितना सरल इस काम को सोच रहे हो, इतना सरल नहीं है। वह तुमसे 10 कदम आगे है। जो कुछ भी करना है वह समझकर करना और अपने मन में ही सोचना, क्योंकि हम नहीं जानते वह किस रूप में हमारे बीच में मौजूद हो। यह सुनकर विजय समझ गया कि यह डायन बहुत ही खतरनाक है
और उसे मारने के लिए उसे सावधानी से हर काम करना पड़ेगा। इसके बाद मुखिया ने विजय से कहा, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं। अब तुम्हें जो करना है वह सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो, और अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। इसके बाद मुखिया रघुवीर और वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चले गए। विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपना मोबाइल निकाला और मयंक को कॉल किया, पर यह क्या, मयंक का फ़ोन ही नहीं लग रहा था, जिस पर विजय काफ़ी हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, अरे ये मयंक के फ़ोन को क्या हो गया है, लग क्यों नहीं रहा है। उसने फ़ोन को फिर से ट्राई किया। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी मयंक का फ़ोन नहीं लगा, जिस पर विजय ने कहा, लगता है नेटवर्क का इशू है, इस वजह से फ़ोन नहीं लग पा रहा है। मैं पिंकी को फ़ोन लगाकर देखता हूँ। यह कहकर उसने पिंकी को फ़ोन लगाया, पर यह क्या, पिंकी का भी फ़ोन नहीं लग रहा। यह देखकर विजय और ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अगर इत्तेफाक होगा तो पिंकी का फ़ोन लग जाता। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, कहीं यह लोग किसी मुसीबत में तो नहीं, पर यह कैसे हो सकता है, यह लोग तो कॉलेज पहुंच गए होंगे। चलो मैं ईशा को कॉल करके देखता हूँ। इसके बाद उसने ईशा को फ़ोन लगाया, पर ईशा का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि तीनों लोगों के फ़ोन का स्विच ऑफ आना उसे परेशान कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन तीनों के ही फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहे हैं, और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, कुछ देर बाद करता हूँ, शायद वह लोग बिजी हों या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही हो। यह कहकर उसने फ़ोन को एक साइड में रख दिया। तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने देखा एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में खाने की थाली थी, और उसने कहा, साहब खाना लाया हूँ, मालिक ने भिजवाया है आपके लिए, अंदर ले आओ खाना। इसके बाद वह आदमी अंदर आया। इस पर विजय ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है, मैं मुखिया जी का ही बहुत पुराना नौकर हूँ। अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें मुखिया जी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। हाँ हाँ बहुत कुछ पता है, क्यों आपको कुछ पता करना है क्या? इस पर विजय ने मना करते हुए कहा, नहीं पता कुछ नहीं करना, बस पूछ रहा हूँ। वैसे डायन के बारे में तुम क्या जानते हो? डायन का नाम सुनकर राजू के चेहरे पर डर साफ छलकने लगा और उसने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा था, पर तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा तुम जाओ, मैं खाना खाकर थाली यहीं रख दूँगा। इसके बाद राजू वहाँ से चला गया। राजू के जाने के बाद विजय खाना खाने लगा और खाना खाने के बाद उसने थाली को वहीं मेज पर रख दिया और फिर आराम से बेड पर लेट गया, क्योंकि अभी उसके पास कोई काम नहीं था। अब उसे कैसे भी करके डायन तक पहुंचना था और उससे उस किताब को निकलवाना था, जिससे वह डायन को मार सके। भले ही त्रिशूल उसके पास था, पर मारने की विधि उस किताब में ही छुपी हुई थी। इसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। अभी उसे सोते हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी उसे ऐसे लगा जैसे मयंक उसे आवाज़ लगा रहा हो, विजय विजय हमें बचा ले, हम लोग यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है, विजय विजय हमें बचा ले। मयंक की आवाज़ सुनकर एकदम विजय की आंखें खुल गई और उसने अपने आसपास देखा तो कमरे में कोई नहीं था। यह देखकर वह काफ़ी हैरान हुआ और उसने कहा,
यह कैसा सपना था? मयंक मुझे पुकार रहा था। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं? मैं उसे फिर से कॉल करके देखता हूँ। यह कहकर उसने अपने करीब रखे फ़ोन को उठाया और फिर से मयंक को फ़ोन मिलाया। पर यह क्या, उसका फ़ोन इस बार भी नहीं लगा, जिससे वह थोड़ा परेशान हो गया। मयंक का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? यह कैसा सपना आया था मुझे? विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मयंक उसे सपने में इस तरह से क्यों पुकार रहा था, और वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। क्या विजय पता लगा पाएगा कि आखिर उसे ऐसा सपना क्यों आया? क्या सच में मयंक किसी मुसीबत में था? आगे जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। तो चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। काफ़ी देर कमरे में टहलने के बाद उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ बाहर घूम लेता हूँ, इस तरह कब तक कमरे में रहूँगा। यही सोचकर विजय कमरे से बाहर निकल आया। उसने देखा घर में सभी अपने कामों में लगे हुए थे। तभी मुखिया की नज़र विजय पर गई और उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं, मैं सोच रहा हूँ बाहर घूम लेता हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन कमरे में ही हो गया, इस वजह से। इस पर मुखिया ने कहा कि अब कहाँ जा रहे हो? अब तो रात होने वाली है और तुम्हारा इस तरह बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर विजय वापस से कमरे में आ गया, पर उसे वह सपना अभी भी परेशान कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह वापस से मुखिया के पास गया और बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ विजय, क्या बात करनी है? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। क्या मेरे दोस्त सही सलामत कॉलेज पहुंच गए हैं? हाँ हाँ, वह तो पहुंच गए होंगे। क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इसके बाद विजय वापस से कमरे में आ गया, पर उसे काफ़ी घुटन हो रही थी, क्योंकि वह अब अकेला रह गया। अकेला तो वह वैसे भी रहा करता था, पर उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। इसके बाद वह बेड पर लेट गया और फ़ोन चलाने लगा। काफ़ी देर फ़ोन चलाने के बाद उसने फ़ोन को बेड पर एक साइड में रख दिया, क्योंकि अब उसका मन फ़ोन में भी नहीं लग रहा था और वह मन ही मन डायन के बारे में सोचने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे मोड़ पर आ जाएगा। वह तो एक अच्छा खासा आम इंसान था, जो एक छोटी सी नौकरी करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता था और अपने माता पिता के कातिल का पता लगाना चाहता था। पर उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता को एक डायन ने मारा होगा। और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, आपने किस मुसीबत में फंसा दिया है मुझे। मैंने सोचा था यहाँ आकर मुझे पता लग जाएगा कि मेरे माता पिता का कातिल कौन है। वह तो पता लगा ही, पर साथ में यह भी पता लगा कि वह एक डायन है। अब भला मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक विजय इसी तरह सोचता रहा और फिर वह सो गया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा अभी काम ही नहीं था। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। भेड़ियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब भी डायन आया करती थी, भेड़िया चिल्लाने लगते थे। भेड़ियों को इस तरह चिल्लाता देख विजय की आंखें खुल गई और उसने अपने आप से कहा, अरे इतनी रात में यह जानवर क्यों चिल्ला रहे हैं? इसके बाद उसने अपने कानों पर तकिया रख लिया और वापस से सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर को छुआ हो। यह देखकर वह एकदम उठ गया तो उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। उसने एकदम से अपने पास रखी लाइट को जलाया तो कमरा बिल्कुल खाली था। यह देखकर उसने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पर अभी कोई था?
इसके बाद वह वापस से लेट ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी जहाँ पर एक काला साया खड़ा हुआ था। यह देखकर विजय बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा यह वही डायन है और उसने घबराते हुए कहा, तुम फिर आ गई यहाँ पर। इस पर वह काला साया कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगा। विजय हैरान था कि आखिर यह कुछ बोल क्यों नहीं रही। तभी विजय ने देखा कि यह कोई आदमी था जो काफी ज्यादा भयानक था। यह देखकर विजय बुरी तरह डर गया और डरते हुए बोला, कौन हो तुम, कौन हो? पर वह कुछ नहीं कह रहा था और अचानक से उस काले साए ने विजय पर हमला कर दिया। पर अचानक से किसी ने हमला रोका और विजय ने देखा वहां पर डायन थी। डायन ने उस काले साए का गला पकड़ लिया और हवा में उड़ते हुए उसे जमीन पर दे पटका और गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी है यह कौन है? तूने सोच भी कैसे लिया तू इस पर हमला करेगा? यह कहकर डायन उसे वहां से ले गई। यह देखकर विजय हैरान था कि आखिर डायन ने उसकी जान क्यों बचाई और आखिर वह काला साया कौन था वो काला साया? अभी कहानी शुरू है, कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। वहीं डायन के जाने के बाद विजय को नींद नहीं आई क्योंकि वह बुरी तरह डर गया, क्योंकि अभी तो वह सिर्फ डायन से ही डर रहा था, पर आज उसके सामने एक काला साया और था जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने आप से कहा, आखिर यह रामगढ़ गांव क्या भला है? मैं तो सोच रहा था यहाँ पर डायन ही होगी, पर यह नया काला साया कौन था? विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने घड़ी की तरफ देखा, अभी 2 बज रहे थे। यह देखकर वह काफ़ी परेशान हुआ क्योंकि अब उसे नींद आने वाली नहीं थी, पर इतनी रात में वह करता भी क्या, और इस वजह से वह वापस से लेट गया। पर उसे काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने लाइट को जलने दिया क्योंकि अब उसके अंदर लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ डायन उस काले साए को गांव से बाहर ले गई और वहां जाकर पटक दिया और गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई विजय पर हमला करने की? तुझे पता है मैं उसे यहाँ मारने आया हूँ। हाँ मुझे पता है, पर तू उसे छू भी नहीं पाएगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। बरसों पहले भी किसी ने उस पर वार किया था, तब मैं नहीं रोक पाई, पर अब मैं नहीं छोड़ने वाली। इस पर काले साए ने डायन की तरफ देखकर कहा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, समझी डायन? हट जा मेरे रास्ते से, मैं उसे मार कर रहूँगा। तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे जिसने भी भेजा है वह जानता नहीं है मैं कितनी खतरनाक हूँ। और यह कहकर डायन ने उस काले साए पर हमला कर दिया। काफ़ी देर तक उन दोनों में लड़ाई हुई। डायन काले साए पर बार बार प्रहार कर रही थी, वहीं काला साया भी अपने बचाव के लिए वार कर रहा था। तभी अचानक डायन ने मौका पाकर काले साए का गला पकड़ लिया और अपनी शक्तियों से एक चाकू प्रकट किया और उस काले साए का गला काट दिया, जिससे काला साया रेत की तरह बिखर गया। इस पर डायन ने हंसते हुए कहा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह इसी तरह मारा जाएगा, फिर चाहे वह इंसान हो या फिर कोई काली शक्ति। यह कहकर डायन वहां से गायब हो गई। अगली सुबह विजय उठा। आज उसकी आंख जल्दी खुल गई क्योंकि रात में भले ही वह देर से सोया, पर उसे अच्छी तरह नींद नहीं आई। जल्दी उठने की वजह से वह घर से बाहर निकल गया
क्योंकि कमरे में बने रहने से उसका दम घुटने लगा था। बाहर निकलकर वह खेतों की तरफ चला गया। खेतों में ताजी ठंडी हवा चल रही थी जो उसके बदन को छू रही थी, और यह ठंडी हवा उसके दिमाग को भी शांति दे रही थी। इतना शांत माहौल देखकर विजय ने अपने आप से कहा, यहाँ कितनी शांति है, कितना शांत माहौल है। ऐसा माहौल पाने के लिए मैं कब से बेताब था। तभी अचानक विजय को किसी ने पीछे से आवाज़ दी। विजय ने देखा तो वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने जब विजय को सुकून में देखा तो उससे कहा, आज बहुत सुबह सुबह निकल आए। इस पर विजय ने जवाब देते हुए कहा, कल रात सही से नहीं सो पाया था, इस वजह से। वैसे भी मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो यहाँ पर बस अपना मकसद पूरा करने के लिए रह रहा हूँ। विजय ने खेतों की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर अपने मकसद के लिए रुके हुए हो। वैसे कल रात तुम्हारे साथ कुछ घटा तो नहीं? यह सुनकर विजय थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बूढ़े आदमी को कैसे पता कि कल रात कुछ हुआ था। और उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल काली रात थी, इसी वजह से। और हमेशा काली रात को हमारे यहाँ पर बहुत सारी काली शक्तियाँ आ जाती हैं। इस पर विजय ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस अकेलेपन की वजह से अच्छी तरह से नींद नहीं आ पाई थी। इसके बाद विजय वहाँ से आगे बढ़ गया। बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर बूढ़ा आदमी विजय को देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था? पर विजय ने उस बूढ़े आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह मुखिया के घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मुखिया विजय के कमरे की तरफ गया तो उसने देखा कमरा खुला हुआ था और विजय अंदर नहीं था। यह देखकर मुखिया हैरान हो गया। यह विजय कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग गया हो? मुखिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा विजय भाग गया क्योंकि शायद वह डर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। पर फिर उसने अपने आप से कहा, नहीं नहीं, शायद घर में ही कहीं होगा, शायद वॉशरूम गया होगा। पर काफ़ी देर हो जाने पर भी उसे विजय नहीं दिखाई दिया, जिस पर वह रघुवीर के पास गया। रघुवीर ने जब मुखिया को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? तभी मुखिया को रामू की आवाज़ सुनाई दी और रामू ने कहा, अरे विजय बाबू, आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? विजय का नाम सुनकर मुखिया की जान में जान आ गई और उसने रघुवीर से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था। इसके बाद वह विजय के पास आ गया। विजय की आवाज़ सुनकर मुखिया उसके पास आया और जाते ही बोला, कहाँ चले गए थे तुम सुबह सुबह? कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था ना। विजय ने जवाब देते हुए कहा, मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि कल पूरे दिन कमरे में बना रहा, इसलिए सोचा खेतों की तरफ घूम आऊँ। वैसे आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बस ऐसे ही मैंने सोचा, तुम पता नहीं। इस पर विजय ने मुस्कुराकर मुखिया की तरफ देखकर कहा, ओह, तो आपने सोचा कि मैं कहीं भाग तो नहीं गया, इसलिए आप इतने परेशान हो गए। चिंता मत कीजिए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ जब तक इस मुसीबत का निपटारा न कर लूँ, क्योंकि इसने मेरे माता पिता को भी मारा है और मैंने कसम ली थी, जिसने मेरे माता पिता को मारा है मैं उसे मार कर ही रहूँगा। अच्छा, तो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यह कहकर विजय अपने कमरे में वापस आ गया और फ्रेश होकर कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते हुए उसने नोटिस किया कि उसके सीने पर बना हुआ त्रिशूल अब उभर आया था। पहले जो निशान हल्का दिखाई देता था
अब वह और ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, जिस पर उसने कहा, अरे यह क्या, यह निशान तो पहले हल्का था, अब इतना गहरा क्यों हो रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। इसके बाद वह वापस से बाहर आ गया, जहाँ पर मुखिया और रघुवीर उसका ही इंतजार कर रहे थे। इस पर मुखिया ने कहा, चलो हमारे साथ खाना खा लो। इस पर विजय ने कहा, खाना पीना तो हो जाएगा, वैसे एक बात बताइए, आपके यहाँ डायन के अलावा कोई और भी भूत रहता है? नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुखिया ने विजय की तरफ देखकर हैरान होकर कहा, क्योंकि कल रात मुझे एक काले साए ने घेर लिया था, पर एंड टाइम पर डायन ने मुझे बचाया, इसलिए पूछ रहा हूँ। यह सुनकर रघुवीर और मुखिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी काले साए के बारे में नहीं सुना था। फिर अचानक यह काला साया कहाँ से आ गया? इस पर मुखिया ने कहा, तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, वह काला साया था, सिर्फ साया, और उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, पर वह तो अच्छा था कि डायन ने मुझे बचा लिया। मुझे पता है डायन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, फिर चाहे उसे किसी से भी लड़ना पड़े, क्योंकि उसे पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर उसे फिर से बरसों इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर विजय शांत हो गया, क्योंकि मुखिया बिल्कुल सही कह रहा था। एक बार तो डायन वीर को खो चुकी थी, दोबारा वह विजय को खोना नहीं चाहती थी। इसके बाद सभी लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद रघुवीर ने कहा, अच्छा तो मैं मंदिर जा रहा हूँ सुरक्षा कवच बनवाने के लिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शायद मुझे कुछ सबूत मिल जाए। विजय ने रघुवीर से कहा। इस पर मुखिया ने कहा, ठीक है तुम लोग जाओ आराम से। इसके बाद रघुवीर विजय के साथ मंदिर की तरफ आ गया। मंदिर में आने के बाद उसने देखा पंडित जी मंदिर में नहीं थे। यह देखकर रघुवीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, अरे यह पंडित जी कहाँ चले गए? इन्हें तो मंदिर में ही होना चाहिए था, शायद कहीं होंगे, मैं अभी देखता हूँ। इस पर विजय पंडित को इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा पंडित खून में लहूलुहान पड़े हुए था। यह देखकर विजय एकदम घबरा गया और उसने रघुवीर को आवाज़ लगाई। रघुवीर भागता हुआ मंदिर के पीछे गया, जहाँ पर पंडित घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। यह देखकर वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। अरे यह पंडित जी को क्या हो गया? मुझे नहीं पता, लगता है किसी ने इन पर वार किया है, हमें इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो विजय। इसके बाद रघुवीर और विजय ने मिलकर पंडित जी को उठाया और उन्हें गांव के डॉक्टर के पास ले गए। पर वह दोनों ही हैरान थे कि आखिर पंडित का यह हाल किया किसने, क्योंकि अगर डायन ने यह हाल किया होता तो वह पंडित को जान से मार डालती। पर पंडित की अभी भी सांसें चल रही थी। पंडित बहुत ही ज्यादा घायल था, उसके सर पर किसी ने प्रहार किया था, जिस वजह से सर से लगातार खून बहे जा रहा था। वह लोग जल्दी से गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जब पंडित को देखा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। अरे यह तो पंडित जी हैं, इन्हें क्या हो गया? इस पर रघुवीर ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, हमें नहीं पता, आप जल्दी से देखिए। इस पर डॉक्टर ने पंडित को देखा और फिर उन लोगों से कहा, अरे इनका तो बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, हमें जल्दी से इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए इन्हें पहले शहर ले जाना पड़ेगा। क्या शहर ले जाना पड़ेगा? पर शहर तो बहुत ज़्यादा दूर है, तब तक तो इनकी जान चली जाएगी। आप यहीं पर कुछ कीजिए ना।
अगर हल्की फुल्की चोट होती तो हम कर देते, पर इनकी तो सर पर गंभीर चोट है, जिस वजह से हम इनका इलाज यहाँ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर इनका इलाज किया तो इनकी जान भी जा सकती है, या तो यह कोमा में जा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इन्हें शहर ले जाइए। इस पर विजय ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, आप उनकी हालत तो देखिए, उनके सर से कितना खून बह रहा है। अगर इन्हें इस हालत में शहर ले जाएंगे तो ये रास्ते में ही मर जाएंगे। पहले आप इनका ब्लड बंद कीजिए, इसके बाद हम इन्हें शहर भेज देंगे। डॉक्टर को भी विजय की बात सही लगी और इसके बाद डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। विजय और रघुवीर के कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। इस पर रघुवीर ने कहा, मुझे जल्दी से भाई साहब को इस बारे में सूचना देनी चाहिए। इस पर रघुवीर ने जल्दी से मुखिया को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मुखिया को जब पता लगा पंडित पर किसी ने हमला किया है तो वह जल्दी से डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर के पास आने पर उसने उन दोनों को देखा तो वह दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। साथ में उन दोनों के कपड़े भी खून से लथपथ थे। यह देखकर मुखिया ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों सही तो हो ना? तुम दोनों को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं भैया, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, पर पता नहीं किसी ने पंडित जी पर हमला किया है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। मुखिया हैरान होकर, क्या पंडित पर हमला किया? पर किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि डायन ने हमला किया हो? इस पर विजय ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता डायन ने हमला किया। अगर डायन ने हमला किया होता तो वह पंडित को मार डालती, पर पंडित पर जिस तरह किसी ने वार किया है वह कोई इंसान ही कर सकता है। यह सुनकर मुखिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर कोई पंडित को क्यों मारना चाहेगा। इस पर मुखिया ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब तक पंडित को होश नहीं आ जाता तब तक हमें कुछ नहीं पता लग सकता, पर डॉक्टर तो कह रहे हैं कि पंडित की जान बचाना मुश्किल है, हमें इन्हें शहर भेजना पड़ेगा। तो ठीक है, जल्दी से इंतज़ाम करो शहर भेजने का, क्योंकि अगर पंडित को कुछ हो गया तो यह राज उसी के साथ दफन हो जाएगा कि पंडित पर किसने हमला किया था। इसके बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, अब पंडित जी का खून तो रुक गया है, पर अभी वह होश में नहीं है। उन्हें शहर ही भेजना पड़ेगा, तभी उनकी जान बच सकती है। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द उन्हें शहर भेज देंगे। हमने इंतजाम करने के लिए कहा है। मुखिया की बात सुनकर डॉक्टर फिर से वापस पंडित के पास चला गया। मुखिया ने जल्दी से एक कार को मंगाया और फिर उसमें पंडित को भेज दिया। पंडित के साथ उन्होंने रघुवीर को भी भेजा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि पंडित पर फिर कोई हमला करे। अब गांव में सिर्फ विजय और मुखिया ही बचे हुए थे। वहीं अब मुखिया काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि अचानक से जो घटनाएं हो रही थी वह होना कोई इत्तेफाक नहीं था। पहले मुखिया के घर का किसी ने सुरक्षा कवच हटा दिया और अब किसी ने पंडित पर हमला किया। आखिर इसके पीछे किसका हाथ था? कौन था जो यह सब कर रहा था? क्या वह डायन से मिला हुआ था या फिर उसका मकसद कुछ और था? मुखिया इसी बारे में सोच रहा था। मुखिया को इस तरह परेशान देखकर विजय ने मुखिया से कहा, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह तो मुझे भी पता है सब सही हो जाएगा, पर आखिर यह नया दुश्मन है कौन जो यह सब कर रहा है? पहले तो सिर्फ डायन ने ही हमारा खून पी रखा था, और अब ये नया दुश्मन कौन है जो हम पर ही हावी हो रहा है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यह सुनकर विजय भी हैरान था कि आखिर जब मुखिया की किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है तो फिर यह सब कौन कर रहा था। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। इसके बाद उसने मुखिया से कहा, आप परेशान मत होइए,
अब जब पंडित जी ठीक होकर आएंगे तभी कुछ पता लग पाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तुम जाओ आराम कर लो और अपने कपड़े भी बदल लो। इसके बाद विजय अपने कमरे में आ गया और उसने कपड़े बदल लिए। उसने उन कपड़ों को फेंक ही दिया क्योंकि उसे खून से लथपथ कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके बाद वह नहाने लगा क्योंकि उसके शरीर से खून की स्मेल आ रही थी। नहाने के बाद वह बाहर आया और आईने में अपने आप को देखने लगा और बोला, पता नहीं मैं ये किस जाल में फंस गया हूँ। पता नहीं ये कैसा माया जाल है। एक उलझन सुलझ नहीं पाती, उससे पहले ही दूसरी मुसीबत आ जाती है। इसके बाद विजय ने कपड़े पहने और वह गांव घूमने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ डायन खंडर में बैठी यज्ञ कर रही थी क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद अमावस्या आने वाली थी। अमावस्या को वह किसी भी हाल में विजय को पाना चाहती थी, जिस वजह से वह अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी। पास में ही वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उस लड़की की लाश को देखकर डायन ने कहा, आज मैं इसकी बलि दूंगी। भले ही यह मरी हुई है तो क्या, बलि तो बलि होती है, जिससे मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। क्योंकि इस अमावस्या को मुझे हर हाल में विजय से वह चाहिए जिसके लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद डायन ने पास पड़ी लड़की के सीने में चाकू घोंपा और उसका दिल निकाल लिया। इसके बाद उसने हवन कुंड में उसके दिल को डाल दिया। हवन कुंड में दिल डालते ही एक जोर की ज्वाला उठी और साथ ही उसमें से एक काली शक्ति निकली जो डायन के अंदर समा गई। यह देखकर डायन बहुत ज़्यादा खुश हुई और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। अब इस अमावस्या को विजय को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी अचानक उसके पास एक आदमी आया। वह आदमी काफ़ी बुजुर्ग लग रहा था और उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जो चाहती हो उसे होने से कोई नहीं रोक सकता है, पर याद रखना कोई और है जो विजय पर घात लगाए बैठा है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपने मेरा इतना साथ दिया है, बस आगे भी देते रहिए। और रही उस आदमी की बात, उसे तो मैं देख लूँगी। वह जो कोई भी है विजय को मुझसे छीन नहीं सकता। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला गया। आखिर वह बूढ़ा आदमी कौन था जो डायन से यह सब कह रहा था? इसके बाद डायन ने हवन कुंड में खून डाला, जिस पर हवन कुंड की आग बुझ गई। और इसके बाद डायन ने उस लड़की को उठाया और उसे बाहर फेंक दिया, क्योंकि डायन किसी को मारने के बाद उसकी लाश को अपने पास नहीं रखती थी, बल्कि गांव में इधर उधर फेंक दिया करती थी, जिससे गांव वालों में खौफ बना रहे। दूसरी तरफ विजय गांव घूमने के लिए निकल चुका था। गांव के लोग उसे बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे। गांव वाले विजय को इस तरह देख रहे थे। पहले तो विजय को बहुत अजीब लगता था, पर अब उसे इतना अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसे भी पता था गांव वाले उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। तभी उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं मंदिर जाऊं, शायद मुझे वहां पर कोई ना कोई सुराग मिल जाए, जिससे पता लग सके कि पंडित पर किसने हमला किया था। यही सोचकर वह मंदिर आ गया। मंदिर आने के बाद वह इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसने कहा, मुझे मंदिर के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि पंडित जी मुझे वहीं मिले थे। इसके बाद विजय मंदिर के पीछे गया। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसे एक माला दिखाई दी जो टूटी हुई थी।
वह माला काले मोतियों की बनी हुई थी। उस माला को देखकर उसने उसे उठा लिया और अपने आप से कहा, यह माला यहाँ पर? यह माला तो मैंने किसी के गले में देखी है। इसका मतलब यह माला मुझे उस आदमी तक पहुंचा सकती है जिसने पंडित पर हमला किया है। इसके बाद विजय ने माला उठाई और अपनी जेब में रख ली। इसके बाद वह वहां से चला आया, क्योंकि अब उसे पता करना था कि आखिर यह माला किसकी थी, जिससे वह उस आदमी तक पहुंच सकता था जो यह सब कर रहा था। मंदिर से आने के बाद विजय सीधा मुखिया के पास गया और उससे जाकर बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है पंडित जी के बारे में। क्या बात करनी है विजय तुम्हें? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ, अभी मैं मंदिर की तरफ गया था। मैंने सोचा शायद मुझे वहाँ कुछ प्रूफ मिल जाए, तो मुझे वहाँ पर कुछ मिला है। यह सुनकर मुखिया बहुत खुश हो गया और उसने विजय की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, क्या मिला है? जल्दी दिखाओ मुझे। इस पर विजय ने अपनी जेब से वही माला निकाली और मुखिया को दिखाते हुए कहा, यह काले रंग के मोतियों की माला मिली है। इसे मैंने किसी के गले में देखा था। आपको पता है यह माला किसकी है? क्योंकि अगर यह पता लग जाता है तो हम उस इंसान तक पहुंच सकते हैं जिसने पंडित पर हमला किया था। जब मुखिया ने उस माला को देखा तो उसे एकदम से याद आया कि यह माला तो उस बूढ़े आदमी की है और उसने कहा, यह माला तो उस बूढ़े आदमी की है, पर वह ऐसा क्यों करेगा? वह तो हमारा बहुत पुराना साथी है। मुखिया की बात सुनकर विजय भी हैरान हो गया और उसने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। अब मुझे याद आया, यह माला तो वह बूढ़ा आदमी पहने हुए था ना, तो यह माला वहाँ क्या कर रही थी? ऐसा लग रहा है कि जैसे उसी ने पंडित पर हमला किया हो। नहीं, यह नहीं हो सकता है। वह पंडित पर हमला क्यों करेगा? वह तो हम ही लोगों के साथ मिला हुआ है। इस पर विजय ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, अगर उसने पंडित पर हमला नहीं किया तो यह माला वहां पर क्या कर रही थी, वह भी ऐसी हालत में? यह सुनकर मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि विजय सही कह रहा था। अगर उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं किया है तो उसकी माला वहां पर क्या कर रही थी? इस पर मुखिया ने कहा, ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी को बुलाता हूँ, पर उससे एकदम कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बात बिगड़े। मैं समझ गया, आप उसे बुलाइएगा। इसके बाद मुखिया ने एक आदमी को भेजा और उस बूढ़े आदमी को बुलाया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ गया। बूढ़े आदमी ने देखा विजय और मुखिया बैठे हुए थे। उन दोनों को इस तरह बैठा देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ यहाँ पर? इस तरह बुलाने का कारण कुछ हो गया है क्या? इस पर मुखिया ने बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहा, आप कहाँ थे? आप तो आज हमें दिखाई ही नहीं दिए। आपको पता है पंडित जी घायल हो गए हैं। क्या? पंडित जी घायल हो गए हैं? पर कैसे? हमें नहीं पता, किसी ने उन पर हमला किया है। लगता है यह सब डायन ने ही किया होगा। क्या डायन ने पंडित जी पर भी हमला किया? पर यह कैसे हो सकता है? पंडित जी तो हमेशा अपने गले में सुरक्षा कवच रखते थे, तो उन पर डायन हमला कैसे कर सकती है? उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उन दोनों के दिमाग में यह बात टच हो गई, क्योंकि उन्होंने अब तक इस बात पर गौर ही नहीं दिया था, क्योंकि बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। पंडित जी तो अपने गले में हमेशा सुरक्षा कवच रखते थे, जिस वजह से डायन उन्हें छू भी नहीं पाएगी। इसका मतलब पंडित जी पर हमला किसी इंसान ने ही किया था। इस पर मुखिया ने कहा, यह तो आपने सही कहा।
हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वैसे आज आप कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए? अरे मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था, इस वजह से। तभी मुखिया ने बात को बदलते हुए कहा, अरे बाबा, आपकी माला कहाँ चली गई? आपकी माला दिखाई नहीं दे रही है। वैसे तो आप हमेशा उसे पहने रखते थे। यह सुनकर एकदम बूढ़े आदमी ने अपने गले की तरफ देखा और एकदम घबरा गया, क्योंकि उसे खबर ही नहीं थी कि उसकी माला गायब थी। इस पर उसने कहा, अरे माला कहाँ गई? लगता है कहीं गिर गई है। गिर गई है? पर आप तो उसे हमेशा पहने रखते थे, ऐसे कैसे गिरा दिया उसे? इस पर बूढ़े आदमी ने परेशान होकर कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता। वह माला मुझे बहुत ही प्रिय थी, अब मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी जल्दबाजी में वहाँ से चला गया। बूढ़े आदमी की ऐसी हरकतों से मुखिया और विजय का शक और ज़्यादा गहरा हो गया। उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद विजय ने मुखिया से कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कहीं ना कहीं इस बूढ़े आदमी का इसमें हाथ है। आपको क्या लगता है? लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, पर यह ऐसा क्यों करेंगे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इस बात का विजय ने जवाब देते हुए कहा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन आप लोग तो इसके साथ वर्षों से रह रहे हैं। वैसे क्या ये अकेले रहते हैं? इनका कोई परिवार नहीं है क्या? इस पर मुखिया ने विजय की तरफ देखकर कहा, इनके परिवार के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। मेरे पिताजी के समय में ये एक दलित परिवार से थे। उस समय इनके परिवार में एक बेटी थी और कोई नहीं था। बेटी की शादी कर दी या पता नहीं क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। तब से ही यह अकेले रहते हैं। बड़ी अजीब बात है, इतनी लंबी उम्र? विजय ने हैरानी से कहा। विजय भाई, गांव में आदमियों की तो लंबी ही उम्र होती है, और वैसे भी अगर मेरे पिताजी भी आज जिंदा होते तो वह इन्हीं की उम्र के होते। यह तो आपने ठीक कहा, पर अब हमें इन पर नज़र रखनी पड़ेगी, तभी हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। हाँ विजय, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने कुछ आदमियों को इस काम में लगा देता हूँ। उसके बाद मुखिया ने अपने 2 आदमियों को बुलाया और उन्हें उस बूढ़े आदमी के पीछे लगा दिया, और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी कि किसी को इस बारे में पता ना लगे। दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी उस माला के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। अपने घर आने पर उसने जल्दी से इधर उधर देखा। उसने अपने बिस्तर को जल्दी से हटाया, पर बिस्तर पर भी उसे माला नहीं मिली। उसने जल्दी से जाकर कुएं पर देखा, क्योंकि उसके घर के पास ही एक कुआं था। वहाँ पर भी उसे माला नहीं मिली। वह पूरे घर में पागलों की तरह उस माला को ढूंढ रहा था। जब वह काफ़ी ज़्यादा थक गया तो चारपाई पर आकर बैठ गया और बोला, वह मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, वह इस तरह नहीं खो सकती है। बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी उसे कुछ याद आया और वह और ज़्यादा परेशान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं वह वहीं गिर गई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ और अगर किसी को माला मिल गई तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। यह कहकर बूढ़ा आदमी जल्दी से मंदिर की तरफ निकल गया। मंदिर के पास आने पर वह उसी तरफ गया जिधर पंडित पर हमला हुआ था। उधर जाकर वह पागलों की तरह इधर उधर माला को ढूंढने लगा, पर काफ़ी ढूंढने पर भी उसे माला नहीं मिली, जिस पर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। अरे
माला तो यहाँ पर भी नहीं है, उसे तो यहीं कहीं होना चाहिए था। आखिर चली तो चली कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं वह खंडर में हो, क्योंकि मैं खंडर में भी तो गया था। यही सोचकर वह खंडर की तरफ चला गया। आखिर बूढ़ा आदमी माला के लिए इतना परेशान क्यों था? आखिर क्या रहस्य था उस माला का? वही मुखिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि बूढ़ा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। पर आखिर बूढ़े आदमी ने पंडित पर हमला क्यों किया? मुखिया अब इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानना चाहता था। तभी उसे ख्याल आया कि वह रघुवीर को फ़ोन करके पूछे कि अब पंडित की हालत कैसी है, और उसने रघुवीर को फ़ोन किया। रघुवीर ने फ़ोन उठाया और कहा, जी भाई साहब बताइए, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि अब पंडित की हालत कैसी है? मुखिया ने फ़ोन पर पूछा। इस पर रघुवीर ने जवाब दिया, अभी तो उन्हें भर्ती किया गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि खून ज़्यादा बह गया है, तो इस वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जल्द से जल्द सर्जरी करवाओ, जितने भी पैसे खर्च हों उसकी चिंता मत करना। ठीक है भाई साहब, आगे जो कोई भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। इसके बाद रघुवीर ने फ़ोन रख दिया। रघुवीर फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर के पास गया और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने लगा, क्योंकि पंडित की सर्जरी होने वाली थी। वहीं वह बूढ़ा आदमी खंडर में गया। खंडर में आने के बाद वह इधर उधर किसी चीज़ को ढूंढने लगा। उसे इतना परेशान देखकर वहाँ पर एकदम डायन आई और उसने पीछे से बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? डायन को देखकर बूढ़ा आदमी एकदम शांत हुआ और उसने कहा, अपनी माला ढूंढ रहा हूँ जो तुमने मुझे दी थी। वह खो गई है अचानक से। क्या खो गई? पर कैसे खो गई? मुझे नहीं पता कहाँ गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर वह माला किसी को मिल गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर डायन ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझी नहीं, कैसे पकड़े जाओगे आप? इस पर बूढ़े आदमी ने डायन की तरफ देखकर घबरा कर कहा, तुम्हें तो पता ही है पंडित पर मैंने ही हमला किया है, और अगर गलती से माला किसी को उसी जगह मिल गई तो सभी को पता लग जाएगा। यह सुनकर डायन गुस्से से आग बबूला होती हुई बोली, आपसे एक माला नहीं संभाली जाती? पता नहीं आप कैसे आगे के काम संभालेंगी। ऐसी बात नहीं है बेटी, वह गलती से खो गई है। मुझे पता है, वह तुमने मुझे दी थी और वह मुझे जान से प्यारी थी। बूढ़े आदमी ने घबरा कर कहा। यह सुनकर डायन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह उस बूढ़े आदमी के और करीब आई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, जब आपको वह जान से प्यारी थी तो फिर वह गायब कैसे हो गई? आपकी जान क्यों नहीं निकल गई उस माला के बदले? आपको पता है ना, मुझे जो चीज़ पसंद होती है अगर वह खो जाए तो फिर मेरे अंदर का जानवर जाग जाता है। हाँ, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूँगा। मैं क्यों चिंता करने लगी? चिंता तुम करो, समझे? आज पहली बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और अगर इस गलती की वजह से कोई भी गड़बड़ हुई ना तो फिर सोच लेना। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे पता था डायन भले ही उसकी बेटी थी, पर डायन किसी को भी छोड़ती है। इसके बाद वह वहाँ से चला आया। वही मुखिया के लगाए हुए आदमियों ने यह सब देख लिया और वह सीधा मुखिया के पास आए और उन्होंने मुखिया को सारी बातें बता दी। मुखिया और विजय को जब यह बात पता लगी कि
वह बूढ़ा आदमी डायन का पिता है। साथ ही उसी ने पंडित पर हमला किया था। तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वही मुखिया तो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया था, क्योंकि वह बरसों से उस बूढ़े आदमी पर भरोसा कर रहा था। आखिर उसने इतना बड़ा धोखा कैसे खाया। इसके बाद मुखिया ने उन दोनों आदमियों से कहा, तुम लोग यह गांव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर डायन और उस बूढ़े आदमी को पता लग गया तो वह तुम्हें मार डालेंगे। मुखिया की बात सुनकर वह दोनों आदमी गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। वही मुखिया बहुत ज़्यादा परेशान था। मुखिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। वहीं विजय भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसने मुखिया की तरफ देखकर कहा, अब बताइए, अब आगे क्या करना है? आपके ही लोग आपके दुश्मन निकल रहे हैं। विजय की बात सुनकर मुखिया ने विजय की तरफ देखा और परेशान होकर कहा, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, पर समझ नहीं आ रहा आखिर यह भूल हुई कैसे। जहाँ तक मुझे पता था डायन का तो आगे पीछे कोई नहीं था। यह तो आपका काम था। आप इस गांव में रह रहे थे, फिर भी आपको अपने गांव वालों के बारे में नहीं पता। यह सुनकर मुखिया शांत हो गया, क्योंकि उसे पता था उससे बहुत बड़ी भूल हुई थी। और उसने कहा, इसका मतलब हमें अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। और रही बात उस बूढ़े आदमी की, तो उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी असलियत पता लग गई है, क्योंकि अगर उसे शक हो गया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। मुखिया की बात सुनकर विजय भी समझ गया था कि मुखिया सही कह रहा था और उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। बस अब हमें कोई भी सही बात उस बूढ़े आदमी को नहीं बतानी है। वहीं अस्पताल में रघुवीर बैठा हुआ था। वह इंतजार कर रहा था कि कब डॉक्टर बाहर निकल कर आए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आए। डॉक्टर को देखकर रघुवीर ने कहा, अब पंडित जी की हालत कैसी है? अब उनकी हालत सही है, पर अभी उन्हें यहीं पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वह ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। साथ ही अभी भी कोमा का खतरा टला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उन्हें यहीं पर रखिए। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद रघुवीर ने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं कॉलेज जाकर पता करूं कि सभी छात्र कैसे हैं। सभी के साथ मुझे मयंक पिंकी से भी मिलने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर वह कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज पहुंचने पर वहां के छात्र रघुवीर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और सभी उनसे सवाल पूछने लगे कि आप इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे। पर रघुवीर की नज़र तो मयंक और पिंकी ईशा पर थी। जब काफ़ी देर हो गई और रघुवीर ने उन्हें नहीं देखा तो उसने रोहित से कहा, अरे रोहित, मयंक पिंकी कहाँ पर हैं? यह लोग दिखाई नहीं दे रहे। अरे सर, यह लोग तो आए ही नहीं हैं। हम लोगों ने सोचा यह लोग आपके साथ आएंगे। यह सुनकर रघुवीर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उसने रोहित से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने उन्हें अलग कार में भेजा था, तो फिर वह लोग यहाँ आए क्यों नहीं? पता नहीं सर, अगर वो लोग आते तो यहाँ होते और कॉलेज ज़रूर आते, पर जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से वो लोग कॉलेज नहीं आए। यह सुनकर रघुवीर बहुत ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो कार में उन लोगों को भेजा था, तो आखिर वह लोग कहाँ चले गए।
आखिर वह लोग शहर पहुँचे क्यों नहीं? रघुवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। इसके बाद रघुवीर वहाँ से आ गया। अस्पताल आने के बाद रघुवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर वह लोग गए तो गए कहाँ, क्योंकि उसने तो कार भेजी थी और उसे अब यह बात मुखिया तक पहुंचानी थी और उसने मुखिया को फ़ोन लगाया। मुखिया पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठा हुआ था। जब उसने रघुवीर का फ़ोन देखा तो उठाया और बोला, क्या हुआ रघुवीर, पंडित की हालत कैसी है? पंडित जी तो ठीक है, पर एक गड़बड़ हो गई है। इस पर मुखिया ने हैरानी से कहा, क्या गड़बड़ हो गई है? मयंक, पिंकी, यह लोग अभी तक शहर नहीं पहुँचे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पास में विजय भी बैठा हुआ था। मुखिया हैंड फ्री करके बात कर रहा था। जब विजय ने यह सब सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था वह लोग शहर पहुंच जाएंगे। जब रघुवीर को पता लगा विजय उसके पास ही है तो उसने कहा, विजय मुझे पता है, पर वह लोग शहर नहीं पहुंचे और अब मुझे नहीं पता है कि वह लोग कहाँ हैं। यह सुनकर विजय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वह लोग सही सलामत चाहिए। पता करो, आपकी तो कार गई थी ना? हाँ विजय एकदम ठीक कह रहा है। जब हमारे आदमी उन्हें ले जा रहे थे तो फिर वह लोग गायब कहाँ पर हो गए? भाई साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करके बताता हूँ। इसके बाद रघुवीर ने फ़ोन काट दिया। रघुवीर के फ़ोन रखते ही विजय गुस्से में फट गया और उसने मुखिया से कहा, कैसे लोग हैं आपके, एक काम सही से नहीं होता है। अगर मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ ना तो मैं इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा, उस टाइन को भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपको। विजय को इतने गुस्से में देखकर मुखिया उसे शांत करने में लग गया। तभी मुखिया की नज़र गई कि विजय का त्रिशूल उभर कर बाहर की तरफ आ रहा है। उसमें बहुत तेज रोशनी थी। यह देखकर मुखिया ने कहा, यह क्या हो रहा है विजय? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे दोस्त चाहिए, सही सलामत कहीं से भी ला कर दो उन्हें। विजय इस समय किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। वही मुखिया समझ चुका था कि अब त्रिशूल के बाहर आने का समय आ चुका है। आखिर विजय के दोस्त कहाँ चले गए? क्या रघुवीर ने ही उन्हें गायब किया है या फिर किसी और ने उन्हें गायब कर दिया? आगे जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। यह कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।